नमस्कार। वेलकम बैक। परिवर्तन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम लोग पॉलिटी के सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं। मौलिक अधिकारों में पहला मौलिक अधिकार समानता का मौलिक अधिकार हम लोग देख रहे थे और समानता के मौलिक अधिकार में जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है, उसमें अनुच्छेद 14 हम लोगों ने पढ़ लिया था, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 पढ़ लिया था और अनुच्छेद 16 पे आज हम लोग बात करेंगे। अनुच्छेद 15 में हम लोगों ने सामाजिक समानता को देखा था, तो उसमें सामाजिक समानता तो दिया ही गया है, लेकिन सामाजिक समानता के मूल स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, मूल उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आरक्षण का भी प्राविधान किया गया, जो देखने में लगता है कि मौलिक अधिकारों का ये उल्लंघन कर रहा है, लेकिन ये सकारात्मक समानता के मूल उद्देश्य को पूरा करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ये आरक्षण का जो प्राविधान है, ये अनुच्छेद 15 में भी है और अनुच्छेद 16 में भी है। तो आज का क्लास जो हम लोग अनुच्छेद 16 को देखने वाले हैं, इसमें भी आरक्षण का प्राविधान आने वाला है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो अनुच्छेद 15 को देखा था, उसमें एससी और एसटी का आरक्षण हमने आपको बता दिया था। भारत में आरक्षण का इतिहास क्या रहा है, इसके बारे में भी समझा दिया था। ब्रिटिश काल में आरक्षण देने का प्राविधान किस तरह से आरंभ हुआ, कैसे कैसे ये आगे बढ़ा, और जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया, उसके बाद संविधान सभा में भी आरक्षण देने के विषय में क्या क्या डिस्कशन किया गया और कैसे कैसे आरक्षण दिया गया, इस पे बात हो चुकी है। 1950 में जब हमारा संविधान लागू किया गया था, उस समय एससी और एसटी वर्ग को आरक्षण की सुविधा प्रदान कर दी गई थी संविधान के साथ ही। और ये आरक्षण दो क्षेत्रों में मिला हुआ था। एक तो सरकारी नौकरियों में आरक्षण, इसकी व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 16 के चौथे खंड में कर दिया गया, और दूसरा विधान मंडलों में आरक्षण, यानी केंद्र में लोकसभा में और राज्यों में विधानसभा में आरक्षण का प्राविधान कर दिया गया। और ये प्राविधान अनुच्छेद 330 से लेकर 340 के बीच के विभिन्न अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया। तो पिछले लेक्चर में इन सारी बातों पे हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग अनुच्छेद 16 को देखेंगे और अनुच्छेद 16 को एक ग्राफ के माध्यम से हम लोग समझते हैं तो ज्यादा आसान हो जाएगा। आपको लिखना भी कम पड़ेगा और पूरा मैटर आपका तैयार हो जाएगा। आरक्षण के संबंध में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, संविधान में क्या क्या संशोधन हुए हैं, कैसे कैसे इन 75 सालों में 1950 से लेके 2024 तक आरक्षण की व्यवस्था कैसे कैसे आगे बढ़ाई गई, इन सब को हम लोग इसी ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए हम लोग आरंभ करते हैं और देखते हैं अनुच्छेद 16 क्या है, किस तरह की समानता की बात करता है और इसमें आरक्षण का प्राविधान कैसे किया गया है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमारा जो पहला मौलिक अधिकार है, यानी समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, इस समानता के अधिकार को जब हम लोग देखेंगे तो सबसे बृहद रूप में जो समानता की बात करता है वो अनुच्छेद 14 करता है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता की बात की गई है कि ऑल ओवर कानून के सामने हर कोई समान होगा, किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके अंडर में आ जाएंगे तो हमारा अनुच्छेद 15 मिलता है। अनुच्छेद 15 जो समाज में समानता की बात करता है कि समाज में कोई भेदभाव नहीं होगा, सबके साथ समान व्यवहार होगा, तो ये अनुच्छेद 15 में वर्णित किया गया है। और अनुच्छेद 16 में आएंगे तो और संकीर्ण दायरे में हम लोग आ जाएंगे और यहाँ जो समानता की बात की गई है वो अवसर की समानता की बात करता है। सभी लोगों को समान अवसर दिया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 16 का जो दायरा है ये और संकीर्ण हो गया है। तो सबसे बृहद क्षेत्र में अनुच्छेद 14 है, उससे कम में अनुच्छेद 15 है और उससे कम में अनुच्छेद 16। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो आज हम लोग का जो डिस्कशन का विषय है वो है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 को हम लोग समझेंगे और देखेंगे कि अनुच्छेद 16 में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो पहले एक मूल स्वरूप मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि अनुच्छेद 16 का जो डिस्क्रिप्शन है वो काफी लंबा है। इन 75 सालों में किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, उस डिस्क्रिप्शन पे जब हम लोग जाते हैं तो अनुच्छेद 16 में कुल 6 खंड बन जाते हैं। आर्टिकल तो एक ही है, अनुच्छेद एक ही है, लेकिन उसमें 6 खंड है, 6 क्लॉजेज हैं।
तो अलग-अलग खंडों में किन-किन बातों का वर्णन किया गया, ये अलग-अलग समय में संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया है। तो पहले हम लोग ग्राफ के माध्यम से देख लेते हैं कि इन खंडों में क्या वर्णित है, उसके बाद आगे चीजें समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ये आपके सामने है, यही है हमारा अनुच्छेद 16 और इसी पे आज हम लोगों को एक डिस्कशन करना है कि किस तरह से अवसर की समानता दी गई है और विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से किस तरह से इसमें परिवर्तन किया गया और आरक्षण के प्राविधान को लागू किया गया। तो इसमें मूल स्वरूप भी है और साथ में आरक्षण भी है, दोनों का ग्राफ मैंने इसी में ऐड कर दिया है। तो इसी पूरे मैटर पे हम लोगों को डिस्कस करना है, वन बाय वन इसको हम लोग समझना शुरू करेंगे। ये ग्राफ आपके सामने है, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा, फिर बाकी सारा क्या मैटर है इस मैटर पे वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग आरंभ करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या मैटर दिया गया है, किन किन बातों पे डिस्कशन करना है, कहां कहां पे संविधान संशोधन किया गया, ये संविधान संशोधन क्यों किया गया, इसकी जरूरत क्या आन पड़ी, इसको संशोधित क्यों किया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी आते रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी पलटने के लिए संशोधन किए गए। तो तमाम बातें हैं इसमें, वन बाय वन हम लोग इसको समझते हैं। तो ये ग्राफ आपके सामने है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, एक एक पॉइंट्स को हम लोग समझना शुरू करेंगे। अनुच्छेद 16 का जो पहला खंड है, इसमें कहा गया है कि राज्य के अधीन नियुक्तियों में सभी को समान अवसर। इसका जो दूसरा खंड है, यह कहता है कि 7 आधारों पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इसका जो तीसरा खंड है, यह कहता है कि निवास की अनिवार्यता आरोपित की जा सकती है। चौथे खंड से इसका अपवाद शुरू हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, चौथे खंड से ही अपवाद है, यानी यहीं से आरक्षण का प्राविधान किया गया है। तो ये इसका अगला सेगमेंट बन जाता है। तो यहाँ पे एससी एसटी और ओबीसी को आरक्षण देने की बात की गई है। 4A और 4B बाद में जोड़े गए विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से। 4A में जो वर्णन है वो पदोन्नति में आरक्षण की बात करता है और 4B में एक विशेष प्रकार का सिद्धांत लागू कर दिया गया जिसको अग्रनयन का सिद्धांत कहा जाता है, तो इसको भी हम लोग समझेंगे। उसके बाद इसके 5वें खंड पे आ जाएंगे, तो ये धार्मिक आरक्षण देने की बात करता है, ये भी बाद में जोड़ा गया। यानी यहां से देखेंगे चौथे खंड से, तो चौथे खंड तक तो मूल संविधान में था। 1950 में जो संविधान लागू हुआ था वो चौथे खंड तक का वर्णन मूल संविधान में था 1950 में। लेकिन 4A, 4B, 5 और 6 जो है ये बाद में जोड़े गए विभिन्न संविधान संशोधनों के माध्यम से। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं और देखते हैं कि किसमें क्या बातें कही गई हैं, वन बाय वन इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले पॉइंट्स को पहले हम लोग समझेंगे। 16 फर्स्ट क्या कहता है, यह कहता है कि राज्यों के अधीन नियुक्तियों में सभी को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। अनुच्छेद 16 का जो पहला खंड है ये क्या कहता है, ये कहता है कि राज्य के अधीन सभी नियोजन एवं नियुक्तियों में सभी लोगों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा, समान अवसर प्रदान किया जाएगा। सभी लोगों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा, यही है अनुच्छेद 16 के पहले खंड का मूल स्वरूप। एक लाइन में आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। ये क्या कह रहा है, ये बस इतना कह रहा है कि जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, सरकारी नियोजन है या नियुक्ति है, यहां किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, बल्कि सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा और सबको समान अवसर प्रदान किया जाएगा। यहां किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहां राज्य के अधीन सभी नियोजन एवं नियुक्तियों में सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, समान रूप से अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी जितनी भी सरकारी नौकरियां निकलेंगी वहां
कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर आपके अंदर योग्यता है तो उस योग्यता के दम पर आप उस पद को प्राप्त कर सकते हैं। यहां किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। राज्य सभी लोगों को समान अवसर देगा। ऐसा नहीं है कि कोई वैकेंसी आती है तो उसमें हिंदू पार्टिसिपेट कर सकता है, मुसलमान पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इस तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये पहला खंड कहता है कि राज्य के अधीन सभी नियोजन एवं नियुक्तियों में, नियोजन का मतलब प्लानिंग होता है, सभी नियोजन एवं नियुक्तियों में सभी लोगों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। तो सीधा सा मतलब सरकारी नौकरी का संबंध है। यहाँ पर जितनी भी सरकारी वैकेंसियां आएंगी उसमें सारे लोग समान रूप से पार्टिसिपेट करेंगे। ये अनुच्छेद 16 का पहला खंड कहता है। इसका जो दूसरा खंड है, इसका जो दूसरा खंड है इसी का अगला रूप है। ये क्या कहता है? इसमें दूसरे खंड में यह बताया गया है कि जो सरकारी नौकरियां निकलेंगी वहां कोई भेदभाव नहीं होगा। तो किन किन आधारों पर भेदभाव नहीं हो सकता उसके बारे में चर्चा की गई है। तो यहाँ 7 आधार बताए गए हैं, जैसे कि पीछे हमने बताया था, यहाँ नोट किया था कि 7 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये 7 आधार क्या बताए गए हैं उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ जो 7 आधार बताए गए हैं, इन 7 आधारों में कहा गया है कि केवल केवल धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान, लिंग, उद्भव या निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, यही है दूसरे खंड की बात। पहला खंड कहता है कि सबको समान अवसर दिया जाएगा। दूसरा खंड कहता है कि इन 7 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। 7 आधार क्या हैं? इसमें धर्म है, जाति है, मूल वंश है, जन्म स्थान है, लिंग है, उद्भव है या निवास। तो ये 7 आधार इसमें सुझाए गए हैं। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 15 में केवल 5 आधार बताया गया था, लेकिन अनुच्छेद 16 में 2 आधार बढ़ गए हैं। कौन कौन से? इसमें उद्भव और निवास का आधार बढ़ा दिया गया है। इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो भी सरकारी वैकेंसियां आएंगी उसमें सभी लोगों को समान रूप से हिस्सा लेने का, पार्टिसिपेट करने का, अपनी योग्यता को दिखाने का और पद को प्राप्त करने का सबको समान रूप से अवसर प्राप्त होगा। इन आधारों पर कोई भेदभाव नहीं होगा। यानी कोई सरकारी वैकेंसी आती है सरकारी नौकरी के लिए तो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हिंदू को मौका मिलेगा मुसलमान को नहीं मिलेगा। जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, यानी उच्च जाति को मौका मिले, निम्न जाति को ना मिले। मूल वंश उसका कुछ भी हो, जन्म स्थान कुछ भी हो। लिंग के आधार पे भी भेदभाव नहीं होगा, यानी बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को समान रूप से मौका दिया जाएगा। लिंग के आधार पे भी भेदभाव नहीं होगा। उद्भव या निवास के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये 7 आधार सुझाए गए हैं कि इन 7 आधारों पर सरकारी नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो वैकेंसी आएगी उसमें सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, भेदभाव तो नहीं किया जाएगा, लेकिन योग्यताएं निर्धारित की जा सकती हैं। यहां कंफ्यूजन में मत रहिएगा। योग्यताएं निर्धारित की जा सकती है। योग्यताएं निर्धारित की जा सकती हैं, और अगर उन योग्यताओं को कोई बालक पूरा नहीं करता तो फिर वो इसका हकदार नहीं होगा और ये नहीं माना जाएगा कि अनुच्छेद 16 का उल्लंघन हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि सिपाही की भर्ती आ गई और उसमें लंबाई मांगा हुआ है 5 फुट 8 इंच,
और कोई 5 फीट का बालक पहुंच गया, कहा हमको सिपाही बनना है और अवसर की समानता है, हमको भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन वो शारीरिक योग्यता को, शारीरिक दक्षता को पूर्ण ही नहीं कर पा रहा है। जो लंबाई का मापदंड उसमें रखा गया, उस लंबाई को वो पूर्ण नहीं कर पा रहा है, तो वो उससे बाहर हो जाएगा। उसमें यह नहीं माना जाएगा कि उसके साथ कोई भेदभाव हुआ है। या जो परीक्षाएं होती हैं, अगर परीक्षा को क्वालिफाई कोई विद्यार्थी नहीं कर पाया, मानसिक योग्यता को नहीं दर्शा पाया, तो वो भी बाहर हो जाएगा। तो उस आधार पे ये नहीं माना जाएगा कि यहाँ पर कोई भेदभाव हुआ है उस बालक के साथ। तो कहने का मतलब ये है, केवल इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन योग्यताएं निर्धारित की जाएंगी और ये योग्यताएं सबके लिए एक समान होंगी। तो बात क्लियर हो गई होगी। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला खंड कहता है कि सबको समान अवसर मिलेगा सरकारी नौकरियों में, और दूसरा खंड कहता है कि इन 7 आधारों पर सरकारी नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये तो पहले और दूसरे खंड की बात हो गई। अब तीसरे खंड पे आ जाते हैं। तीसरे खंड में हमने क्या देखा था? तीसरे खंड में था निवास की अनिवार्यता आरोपित की जा सकती है। वैसे तो सामान्य नियम यही है, सामान्य नियम यही है कि निवास के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ स्थानों पर यह भेदभाव हो सकता है। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार की कोई वैकेंसी है और यहां पर युवा बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ये बाउंडेशन लगा सकती है कि इस वैकेंसी में केवल उत्तर प्रदेश के ही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिहार, पश्चिम बंगाल या ऑल ओवर इंडिया के विद्यार्थी इसमें नहीं होंगे। चूंकि प्रदेश स्तर की वैकेंसी है, तो इस वैकेंसी में केवल प्रदेश के ही विद्यार्थी शामिल होंगे। तो यहां पर जो तीसरा खंड रखा गया है वो है निवास की अनिवार्यता आरोपित की जा सकती है। तो इसकी छूट दी गई है। सामान्य रूप से तो निवास के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं होगा और होता भी नहीं है। आप देखिए सेंट्रल वैकेंसियां कोई भी आती हैं, तो वहां पर आप ऑल इंडिया में कहीं के भी रहने वाले हों, किसी भी प्रदेश के रहने वाले हों, वहां कोई भेदभाव नहीं किया जाता। लेकिन अगर प्रदेश स्तर की वैकेंसियां हैं, तो वहां पे प्रदेश सरकार अपने हिसाब से रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है कि यहाँ बाहर के विद्यार्थी, दूसरे प्रदेश के विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और अगर पार्टिसिपेट करने का मौका दे भी दिया गया तो उनकी सीटें कम रखी जाती हैं या विशेष योग्यता निर्धारित की जाती है। वहां आरक्षण नहीं दिया जाता बल्कि जनरल वर्ग में डाल दिया जाता है। इस तरह की तमाम चीजें होती रहती हैं। तो ये इसके आधार पर होती हैं। एक तरफ का रहा 7 आधारों पर भेदभाव नहीं हो सकता, लेकिन निवास वाले मामले में थोड़ी सी छूट दी गई है कि प्रदेश की सरकारें ऐसे क्षेत्र में निवास की अनिवार्यता आरोपित कर दें जहां पे बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा हो। तो यहाँ एक छोटी सी ढील दी गई है संविधान के माध्यम से। तो यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी। ये तीनों खंड एक दूसरे से संबंधित है, तो 3 खंड की बातें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, चौथे खंड पे आ जाते हैं। इसके चौथे खंड में क्या कहा गया है? चौथा खंड बताता है एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण। इसी के बारे में पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि संविधान सभा में जब इस पे बहस हुआ कि आरक्षण दिया जाए या ना दिया जाए, तो तय हो गया कि नहीं, आरक्षण दिया जाएगा। तो आरक्षण कहां कहां दिया जाए, तो ये तय हुआ 2 स्थानों पे दिया जाएगा। सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा और विधानमंडल में आरक्षण दिया जाएगा, विधानमंडल के निचले सदन में आरक्षण दिया जाएगा। तो विधानमंडल के निचले सदन में जो आरक्षण है वो अनुच्छेद 330 से 340 के बीच में किया गया है, और सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की बात करता है ये इसी चौथे खंड में इसको प्रदान कर दिया गया कि एससी एसटी और ओबीसी वर्ग को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। और हमारे मूल संविधान में ये जो आरक्षण दिया गया है, अब उसको देख लीजिए। इसके चौथे खंड पे हम लोग चलते हैं। इसके चौथे खंड पे जब हम लोग चलेंगे, इसका खंड 4 देख लीजिए। अनुच्छेद 16 का जो चौथा खंड है, इसमें एससी एसटी और ओबीसी इन 3 वर्गों को आरक्षण प्रदान किया गया है। आरक्षण प्रदान किया गया है।
अब इसको हम लोग समझ लेते हैं किस तरह से ये आरक्षण दिया गया। तो मूल संविधान में ही यानी 1950 में ही एससी वर्ग को 15% और एसटी वर्ग को 7.5% का आरक्षण दे दिया गया। ये आरक्षण कब दिया गया? तो ये आरक्षण दिया गया था 1950 में ही, यानी जब हमारा संविधान लागू किया गया था, संविधान में ही इसका वर्णन कर दिया गया था। लेकिन ओबीसी का भी आरक्षण इसमें आता है। तो ओबीसी को आरक्षण अभी नहीं दिया गया है, तो ओबीसी की राजनीति शुरू हो जाती है भारत में। संविधान लागू होते ही इसकी राजनीति शुरू हो जाती है। और एक सदस्य थे जिनका नाम आप लोग जरूर सुने होंगे, राम मनोहर लोहिया। एक नेता है जिनका नाम है राम मनोहर लोहिया। इन्हीं की विचारधारा पे चलने वाली जो वर्तमान समय की पार्टी है उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और उनके बाद उनके पुत्र अखिलेश यादव इस पार्टी को चला रहे हैं। तो इन्हीं की विचारधारा पे ये पार्टी चलती है और ये समाजवादी विचारधारा के लोग थे। इन्होंने ही सबसे पहले भारत में ओबीसी का राजनीति आरंभ किया था। ओबीसी की जो राजनीति आरंभ की गई थी, इन्हीं के द्वारा आरंभ की गई थी। इनकी एक पार्टी का गठन हुआ था जिसका नाम था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। इन्होंने एक पार्टी का गठन किया था, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, और शॉर्ट में इसको संसोपा बोला जाता था, संसोपा। इस पार्टी का शॉर्ट नेम था संसोपा। तो इन्होंने ओबीसी की राजनीति आरंभ किया। 1950 में एससी एसटी को तो आरक्षण मिल गया, लेकिन इस चौथे खंड में ओबीसी के भी आरक्षण की बात की गई थी। तो इन्होंने इसकी राजनीति शुरू की कि ओबीसी को भी आरक्षण मिलना चाहिए। और 1931 की जो जनगणना हुई थी, ध्यान रखिएगा कि अगर हम जनगणना की बात करें तो जातिगत जनगणना अंतिम बार जो भारत में हुआ था वो 1931 में हुआ था। 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी। इसके बाद से आज तक 2024 तक कोई जातिगत जनगणना नहीं हुई है। अंतिम जो जातिगत जनगणना हुई थी वो 1931 में हुआ था। और 1931 के भी जनगणना में ओबीसी के अगर पॉपुलेशन की बात करें, ओबीसी के पॉपुलेशन की बात करें तो 50% से ज्यादा है। लगभग 60% के आसपास में भारत में ओबीसी वर्ग के लोग हैं। तो ये नारा लगाया करते थे राम मनोहर लोहिया और इनकी पार्टी कि संसोपा पार्टी ओबीसी को आरक्षण दिलवाएगी और इनका आरक्षण 60% होना चाहिए। तो इस तरह से एक आरक्षण का आंदोलन शुरू हो जाता है राम मनोहर लोहिया और उनके पार्टी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा। नेहरू जी ने एक आयोग का गठन किया ओबीसी के संबंध में, और उस आयोग को 1953 में आयोग गठित किया गया था। 1953 में एक आयोग गठित किया गया था जिसका नाम था काका कालेलकर समिति। काका कालेलकर समिति का गठन किया कि ओबीसी का अध्ययन करिए और बताइए इनके लिए आरक्षण का क्या प्राविधान होना चाहिए। तो काका कालेलकर समिति ने इसका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद 1955 में इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया और इस रिपोर्ट में 2000 से ज्यादा जातियों को सबमिट किया ओबीसी वर्ग में और कहा कि इनको आरक्षण मिलना चाहिए, इनकी स्थिति दयनीय है। लेकिन नेहरू जी की सरकार थी और नेहरू जी की सरकार ने इस समिति के रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। इनका जो रिपोर्ट आया, जो सिफारिश किया इन्होंने, इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, इसको स्वीकार नहीं किया गया। तो ओबीसी के संबंध में गठित होने वाली जो पहली कमेटी है, आपके एग्जाम में पूछता है, तो वो कमेटी कौन सी थी? काका कालेलकर समिति बनाई गई थी। उसके बाद देश चलता रहा, इंदिरा गांधी का शासनकाल आ गया। इंदिरा गांधी भी इस पे विशेष ध्यान नहीं दी, इमरजेंसी लगा दिया 1975 में। और 77 में जब चुनाव हुआ तो पहली बार कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई और देश में एक नई पार्टी का गठन हुआ
और वो चुनाव जीती भी और सारे लोग मिलजुल करके सरकार का गठन किया और पहली बार भारत में एक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मिला मोरारजी देसाई के रूप में। तो मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बन गए और जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ओबीसी के संबंध में फिर एक आयोग का गठन किया। 1979 में फिर एक कमेटी का गठन किया गया ओबीसी के संबंध में, जिसको दूसरा पिछड़ा आयोग या मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। मंडल आयोग। इस आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल थे, इसीलिए इसको मंडल आयोग के नाम से भी जाना जाता है या इसी को दूसरा पिछड़ा आयोग भी कहा जाता है। दूसरा पिछड़ा आयोग भी कहा जाता है। दूसरा पिछड़ा आयोग। तो दूसरा पिछड़ा आयोग बन गया और जब तक ये अपनी रिपोर्ट देता 1980 में, तब तक सरकार बदल गई। सरकार फिर से गठित हो गई इंदिरा गांधी की और जब इस आयोग ने अपना रिपोर्ट दिया और इस रिपोर्ट में कहा कि ओबीसी को 27% का आरक्षण मिलना चाहिए, इनकी स्थिति खराब है। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार आ चुकी थी और इंदिरा गांधी की सरकार ने इसको लागू नहीं किया। इसको फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 10 वर्षों तक ये ठंडे बस्ते में पड़ा रहा और 1989 के बाद 1990 में, जब 1989 में राजीव गांधी की सरकार गिर गई बोफोर्स घोटाले के नाम पर, तो फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिसको हम वीपी सिंह के नाम से जानते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने ओबीसी के इस आरक्षण को लागू कर दिया। तो ओबीसी का जो 27% का आरक्षण है, ये वीपी मंडल, वीपी सिंह की सरकार ने वीपी सिंह सरकार के द्वारा ओबीसी का जो आरक्षण है, यहां पर जो ओबीसी का आरक्षण है, इसको लागू कर दिया गया और यहां पे 27% का आरक्षण दे दिया गया। तो ये आरक्षण कब मिला? तो ये आरक्षण मिला है 1990 में। ध्यान रखिएगा, ये इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड है। एससी और एसटी को आरक्षण तो मूल संविधान में ही दे दिया गया था 1950 में ही, लेकिन ओबीसी का जो आरक्षण प्राप्त होता है ये 1990 में प्राप्त होता है। इतनी सारी घटनाओं के बाद ये प्राप्त होता है। तो पहला ओबीसी आयोग बनाया गया, रिपोर्ट आई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा आयोग भी बनाया गया, रिपोर्ट आई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन 10 साल के बाद इसी रिपोर्ट के आधार पर बीपी सिंह सरकार के द्वारा 1990 में आरक्षण दे दिया गया। अब जब ये आरक्षण दिया गया तो फिर जनरल वर्ग के विद्यार्थी इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिए कि सभी लोगों को आरक्षण मिल गया, एससी को मिल गया, एसटी को मिल गया, ओबीसी को मिल गया, हम लोग कहां जाएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी ने तो आत्मदाह करने का प्रयास किया था, हालांकि पुलिस ने उनको बचा लिया। तो एक संयुक्त मोर्चा खोल दिया गया, आरक्षण विरोधी मोर्चा जिसको कहा जाता है, और मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में और एक केस बना सुप्रीम कोर्ट में इसके विरुद्ध, इस आरक्षण के विरुद्ध एक केस बना जिसको इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के नाम से जाना जाता है। तो एक केस बना था उच्चतम न्यायालय में, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। ये 1990 में मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, एक केस बना इस आरक्षण के विरुद्ध। 2 सालों तक ये केस चला और उसके बाद 1992 में इसका निर्णय आ गया। 1992 में इस केस का निर्णय आया और इस केस के निर्णय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा गया। क्या रखा गया? पहली बात तो ये जो ओबीसी का आरक्षण दिया गया था 27% को, इसको वैलिड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो आरक्षण दिया गया है ओबीसी को वो फेयर है, उसमें कहीं इफ बट नहीं है, उनको मिलना चाहिए। तो मोहर लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा कुछ और नई चीजें इसमें जोड़ दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्या क्या नई चीजें जोड़ी गई थी? कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम आपको बता देते हैं। यहां पर जो नई चीजें जोड़ी गई उसको देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 27% का आरक्षण ओबीसी को दिया तो जा रहा है, लेकिन ये आरक्षण सबको नहीं मिलना चाहिए। ओबीसी में भी जो
अमीर लोग हैं उनको ये आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया 1992 में, इसमें दो तीन बातें महत्वपूर्ण हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं। इस निर्णय में कहा गया सबसे पहले इसको कि 1990 में जो 27% का आरक्षण दिया गया है ओबीसी को, ये फेयर है, ये मिलना चाहिए उनको। तो इस पे मुहर लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन कुछ और नई चीजें इसमें जोड़ दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जैसे इसमें कहा गया कि जो ओबीसी वर्ग है इसकी दो कैटेगरी होगी। एक होगा क्रीमी लेयर और दूसरा होगा नॉन क्रीमी लेयर। इसमें जो क्रीमी लेयर है इसका मतलब है कि जो अमीर लोग हैं ओबीसी में उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, और जो नॉन क्रीमी लेयर हैं उन्हीं के बच्चों को आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसका एक अमाउंट निश्चित किया गया था जो वर्तमान समय में 8 लाख रुपए है। अगर किसी माता पिता की वार्षिक आय 8 लाख रुपए या उससे ज्यादा है तो वो क्रीमी लेयर में आएंगे और उनके बच्चे ओबीसी में आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और जो नॉन क्रीमी लेयर हैं उनका इनकम 8 लाख के नीचे होता है, तो ऐसे बच्चों को ये 27% के आरक्षण का लाभ मिलता है। इसीलिए ओबीसी वर्ग के विद्यार्थी जब आरक्षण लेना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले आय प्रमाण पत्र लगाना पड़ता है अपने माता पिता का। तो ये पहला पॉइंट इसमें जोड़ा गया। दूसरे पॉइंट में आता है, इसमें कहा गया आरक्षण का लाभ केवल सिलेक्शन में होगा, प्रमोशन में नहीं होगा, यानी पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। पदोन्नति में आरक्षण नहीं पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, केवल नियुक्ति में आरक्षण दिया जाएगा। और तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बाउंड्री डिसाइड कर दिया। कहा कि आरक्षण की सीमा किसी भी हाल में 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, 50% से अधिक नहीं, 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो यहां देख लीजिए 15%, 7.5% और 27% तीनों को जोड़ेंगे तो 49.5% आएगा। तो ये कहा गया कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन बाद में संविधान संशोधन करके पदोन्नति में भी आरक्षण का प्राविधान किया गया और 50% की सीमा भी नाघी गई। वर्तमान समय में ये 49.5% नहीं बल्कि 59.5% हो चुका है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण दिया जा चुका है। तो आरक्षण के मामले में सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय माना जाता है ये 1990 का इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ माना जाता है। तो इस तरह से ओबीसी को भी आरक्षण प्राप्त हो जाता है। तो बात क्लियर हो गई होगी कि संविधान में जो अनुच्छेद 16 है इसका जो चौथा खंड है, इसमें एससी एसटी और ओबीसी को आरक्षण कैसे दिया गया, इसका डिटेल्स आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। बात क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाद के खंड किस तरह से जोड़े गए, उसको समझते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे आ जाइए। तो यहाँ पे चौथा खंड था एससी एसटी और ओबीसी को आरक्षण। तो ये इतिहास हमने आपको बता दिया कैसे ओबीसी को आरक्षण दिया गया, क्योंकि एससी एसटी को तो संविधान लागू करते समय ही दे दिया गया था। अब आ जाइए, इसका जो अभी कहा गया इंदिरा साहनी के केस में कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, तो इसको संविधान संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट दिया गया। और ये संविधान संशोधन कब किया गया था? ये था 77वां संविधान संशोधन 1995, 77th यानी 77वां संविधान संशोधन 1995 में। 92 में निर्णय आया था, 95 में संशोधन कर दिया गया संविधान में और चौथे खंड में 4A जोड़ दिया गया। कहा गया कि प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जाएगा, पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाएगा। यह 77वां संविधान संशोधन 1995 का है। इसी में एक संशोधन और हुआ था, 85वां संविधान संशोधन 2001, और इसमें एक और नई चीज जोड़ दी गई कि पदोन्नति में जो आरक्षण दिया जाएगा उसमें वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जाएगी। जो वरिष्ठतम
सदस्य होंगे उनको पहले पदोन्नति मिलेगी, यानी जो सीनियर होंगे उनको पहले पदोन्नति मिलेगी और जो जूनियर होंगे उनको बाद में पदोन्नति मिलेगी। तो पदोन्नति में आरक्षण को फेयर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के निर्णय को पलट दिया गया इसके माध्यम से। इसके बाद एक और पेचीदा मामला आ गया जिसको निपटाने के लिए अग्रनयन का सिद्धांत लाया गया और ये 81वां संविधान संशोधन 2000 के माध्यम से इसको पूरा किया गया था। ये अग्रनयन का सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि अगर किसी वर्ग का आरक्षण का कोटा पूरा नहीं होता है, सीटें खाली चली जाती हैं, तो उसको अगले वर्ष में जोड़ दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई वैकेंसी आई और इसमें एससी वर्ग का 15% का आरक्षण है और हुआ क्या कि 15% की जो सीटें हैं वो भरी ही नहीं, बच्चे उतने पहुंचे ही नहीं, कैंडिडेट्स पहुंचे ही नहीं, कुछ सीटें खाली चली गई। मान लीजिए 10% तो फिलअप हो गया, लेकिन 5% सीट खाली चली गई, तो ये 5% अगले साल इसको जोड़ दिया जाएगा। तो जो 15% इनको मिल रहा है, अगले साल जो वैकेंसी आएगी उसमें 15% तो इनको मिलेगा ही, और साथ में पिछले साल वाला जो 5% खाली चला गया था सीट, उसको भी इसमें जोड़ दिया जाएगा और इस तरह से ये 20% का आरक्षण हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर में एससी वर्ग को 15% का आरक्षण नहीं बल्कि 20% का आरक्षण दिया जाएगा, क्योंकि पिछले साल में ये 5% सीटें इनकी खाली चली गई थी, तो वो खाली सीट यहां से भरी जाएगी। इसी को कहा जाता है अग्रनयन का सिद्धांत। कैरी फॉरवर्ड रूल इसको कहा जाता है। कैरी फॉरवर्ड रूल, जो पिछले में बकाया रह गया उसकी भरपाई अगले में कर दिया जाएगा। तो ये अग्रनयन का सिद्धांत कहा जाता है। इसको ऐड किया गया सन 2000 में 81वां संविधान संशोधन करके। इसके अलावा एक और संशोधन किया गया 93वां संविधान संशोधन 2005, और इसमें 5वां खंड जोड़ दिया गया और धार्मिक आरक्षण दे दिया गया। यह धार्मिक आरक्षण क्या है? धार्मिक आरक्षण का मतलब है कि अगर कोई धार्मिक पद है तो केवल उसी धर्म के लोग उस पद के लिए क्लेम कर सकते हैं, दूसरे धर्म के लोगों को उसमें जगह नहीं मिलेगी। ये 100% का आरक्षण दे दिया गया, 100% का आरक्षण। जैसे मान लीजिए किसी मंदिर का पुजारी बनना है तो कोई हिंदू ही बन सकता है, कोई मुसलमान क्लेम नहीं कर सकता कि अवसर की समानता है तो हम मंदिर के पुजारी बनेंगे, कोई क्रिश्चियन क्लेम नहीं कर सकता। इसी तरह से चर्चों का पोप या पादरी बनना है तो कोई ईसाई ही उसमें क्लेम करके और उस पद को धारण कर सकता है, कोई हिंदू या मुसलमान उसको धारण नहीं कर सकता। इसी को कहा जाता है धार्मिक आरक्षण, और ये आरक्षण 100% का प्रदान किया गया है उस धर्म विशेष को। जिस धर्म की वो सीट होगी केवल उसी धर्म के लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आ गया धार्मिक आरक्षण। और अभी हाल ही में 6वां खंड इसमें जोड़ा गया। 6वें खंड में क्या कहा गया? 6वें खंड में कहा गया कि एक नई कैटेगरी होगी अब, जिसको कहा जाएगा ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं। इसका मतलब क्या है? आर्थिक रूप से पिछड़े लोग। आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं इनको भी 10% का आरक्षण दिया जाएगा। तो संविधान के अनुच्छेद 15 के 6वें खंड में और 16 के 6वें खंड में इसको जोड़ा गया 103वां संशोधन करके 2019 में, और इस तरह से आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों में केवल जनरल वर्ग को इसमें मौका दिया गया है। यह आरक्षण केवल सामान्य वर्ग के लिए है, क्योंकि अन्य वर्गों को तो आरक्षण पहले से ही मिल चुका था। 15% एससी को, 7.5% एसटी को, 27% ओबीसी को, इनको पहले ही आरक्षण मिल चुका था। सामान्य वर्ग को आरक्षण नहीं मिला था, तो इस ईडब्ल्यूएस में केवल सामान्य वर्ग को रखा गया है। तो इस तरह से अनुच्छेद 16 का डिस्क्रिप्शन आपको क्लियर हो गया होगा। समय समय पर संविधान संशोधनों के माध्यम से इसको जोड़ा गया और आरक्षण का प्राविधान किया गया। तो एक तरफ तो कहता है कि सबको अवसर की समानता होगी, लेकिन दूसरे तरफ जिनकी स्थिति ठीक नहीं है उनके उत्थान के लिए कुछ सीटें रिजर्व की जाती हैं, और इसी को कहा जाता है आरक्षण। तो आरक्षण का प्राविधान अनुच्छेद 15 में भी था। सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण देने की बात की गई थी। बाद में आर्थिक आधार पर भी आरक्षण दिया गया 10% का। वही आरक्षण यहाँ भी है, लेकिन यहाँ का आरक्षण सरकारी नौकरियों में है
और 15 का जो आरक्षण था वो सामाजिक रूप से था। तो ध्यान रखना है आपको, शैक्षणिक संस्थानों में वो आरक्षण था। तो आरक्षण का जो मूल स्वरूप है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण और शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश का आरक्षण, ये अनुच्छेद 15 और 16 से संबंधित है। तो आशा करता हूं कि सारे लोगों को ये ठीक से समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 16 भी और आरक्षण का जो प्राविधान है सरकारी नौकरियों में और शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेने का आरक्षण, ये आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। तो हमारा अनुच्छेद 16 कवर हो गया। टाइम भी काफी लंबा हो रहा है, तो हमको लग रहा कि अब क्लास को यहीं पर विराम देना चाहिए और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो बचे हुए अनुच्छेद 17 और 18 है उसको देख लेंगे समानता के मौलिक अधिकार में, और उसके बाद स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पे चलेंगे। अनुच्छेद 19 से लेके 22 को हम लोग देखेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे इसका समापन करते हैं, और हर बार की तरह आप लोगों से वही अपील है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे ज्यादातर लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। और आपको ये क्लास किस तरह से सहायता पहुंचा रहा है, आपको किस तरह से ये समझ में आ रहा है, कोई क्वेरी हो तो वही भी उसका भी कमेंट बॉक्स में आप मैसेज डाल सकते हैं, या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मैसेज कर सकते हैं और अपनी राय भी दे सकते हैं। उस पर विचार किया जाएगा और आपका आंसर दिया जाएगा। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।